दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार की शाम हम लेकर आते हैं जिंदगी टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में। और हमारे साथ में प्रोफेसर जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं और आज फिर से शनिवार की शाम बैठेंगे और किसी एक किताब पर चर्चा की जाएगी। सर, स्वागत है आपका आपके अपने इसी खास कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद रवि जी। जी। और आपके स्वागत के साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रति शनिवार को हमारे साथ जुड़ करके किसी एक किताब पर, किसी एक किताब के साथ हमें रूबरू करवाते हैं, हमारा परिचय करवाते हैं। और आज जिस किताब को लेकर के प्रोफेसर जितेंद्र जी आए हुए हैं, उसका नाम है आईने और असली कद। संजय मिश्र जी की ये पुस्तक है। संजय मिश्र जी का परिचय हालांकि आपको सर किताब से लेकर जाते हुए एक एक बारीक बारीक बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य पर वरिष्ठ कवि संजय मिश्र की उपस्थिति एक ऐसे कवि के रूप में है जो शोर के विरुद्ध सृजन का हिमायती है। छंद और मुक्त छंद दोनों पर समान अधिकार रखने वाले, राजस्व विभाग में काम करने वाले और देश के महत्वपूर्ण कवियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले ऐसे कवि की आज पुस्तक पर चर्चा हो रही है। सीधे हम सर के साथ में जुड़ते हैं। आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र सर, आपसे अनुरोध है कि आज की इस पुस्तक पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, और आपने इसकी भूमिका बना दी है। आज हम लोग वरिष्ठ कवि संजय मिश्र के संग्रह की चर्चा करेंगे। जी। आईने और असली कद, यह उनका तीसरा संग्रह है। बहुत कम लिखा है उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। इस संग्रह में 72 कविताएं हैं। इसके पहले उनके दो संग्रह और प्रकाशित हैं, और एक कविताओं का, एक गजलों का संग्रह उनका प्रकाशित है, और खूब चर्चित हुए ये हम्म। उनके संग्रह। लोगों ने खूब पढ़ा है उनकी कविताओं को। जो गंभीर साहित्यिक दुनिया है उसमें उनकी कविताओं पर लोग बातचीत करते रहे हैं, ध्यान देते रहे हैं। लेकिन जो अभी आपने कहा और जो बात हुई कि कभी अपने लिखने को लेकर बहुत शोर नहीं किया संजय जी ने। एक हम्म। शालीनता रही, चुपचाप लिखते रहे। 60 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई। 3 कविता संग्रह हैं, और ये सारी कविताएं, जो तीनों कविता संग्रह हैं उनके, वे ये बताते हैं कि वे विचार के आग्रही कवि हैं, विचारधारा के आग्रही कवि नहीं हैं। किसी खास विचारधारा के प्रति झुकाव नहीं है। उन सभी विचारों के प्रति उनका झुकाव है जो मनुष्य धर्मी विचार हैं, जो मनुष्यता के पक्ष में आए विचार हैं। संजय मिश्र की कविताएं उनके साथ खड़ी हैं, उनके साथ संवाद करती हैं, बात हम्म। करती हैं, अपनी सहमति जताती हैं। बात हम लोग शुरू करें, जो संग्रह की पहली कविता है वो तो है ही, बदलते गांवों को किस तरह देखा है। संजय मिश्र ने जो दूसरी ही कविता है संग्रह की, गांव की आंख, बहुत छोटी सी कविता है कि 25-30 बरस पहले जब भी जाता था गांव, गांव को हमेशा जागता हुआ ही पाया। पिछले दिनों भी जब गया, गांव की आंखें खुली ही मिली, मगर इस बार गांव सो नहीं पा रहा था। हम्म। यह जो हमारा समय बदला है, जो हमारी आ, पूरी संरचना में जो बदलाव आया है, ग्रामीण संरचना भी उससे अप्रभावित नहीं है। ग्रामीण संरचना भी, ये जो पूरी दुनिया आ, जिस जकड़बंदी में है, गांव भी उससे मुक्त नहीं है। और कवि ने बहुत धीरे से सोने और जागने का प्रसंग लेकर के गांव के यथार्थ को सामने रख दिया है। अब गांव में भी वही स्थितियां हैं जो नगरों में हैं, हम्म। महानगरों में हैं। लगभग उसी तरह की सारी व्याधियां भी अब गांवों में हैं जो नगरों और महानगरों में हैं।
थोड़ी बहुत मात्रा का फर्क हो सकता है, मात्रा के प्रतिशत का मामला हो सकता है, लेकिन सच यही है कि चीजें अब बदल चुकी हैं। तो गांव के बारे में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करते संजय मिश्र, कोई बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखते संजय मिश्र। धीरे से सोने और जागने का एक तरह से कह सकते हैं कि प्रसंग उठा करके उसके बहाने से अपनी बात कह देती हैं। यही कविता की कला होती है। यही एक तरह से सिद्धि होती है कि आप किसी गंभीर बात को, किसी बड़ी बात को, अपने समय के किसी ऐसे सच को जिसे आप कहना चाहते हैं, कैसे कहें कि उसमें बड़बोलापन भी ना आए और कविता बन जाए। तो हम्म। संजय मिश्र इस तरह से कहते हैं, गांव की बदलती तस्वीर इसमें सामने आ जाती है। जो संवेदनशील पाठक है, जो तर्कशील पाठक है, वह उसमें भारत के बदलते गांवों का दृश्य परिदृश्य देख लेता है। हम्म। इसी तरह से उनकी एक कविता है, और बल्कि एक नहीं कई कविताएं हैं जहां वो मूल्यवान संवेदनाओं की खोज की बात करते हैं। संवेदनाएं तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन कवि के लिए कैसी संवेदनाएं अपेक्षित होती हैं, कविता के लिए कैसी संवेदनाएं अपेक्षित होती हैं, संजय मिश्र इसे जानते हैं। इसलिए उनकी कविता मूल्यवान संवेदनाओं की खोज करती है। मनुष्यता बची रहे किसी न किसी रूप में, इसकी चिंता उनकी कविताओं में आपको सर्वत्र दिखाई देगी। आ, हर जगह आपको वो दिखाई देंगे। एक कविता है उनकी, कहीं तो सुरक्षित हैं। कहीं तो सुरक्षित हैं जो कविता है, उस कविता हम्म। में वो यही कहते हैं, मूल्यवान संवेदनाओं की ही बात करते हैं और कहते हैं आ, कि कहीं तो सुरक्षित हैं दुनिया की सबसे मूल्यवान संवेदनाएं, भले ही वहां नहीं जहां हम ढूंढते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जहां चाहते हैं कि यहाँ संवेदना मिले वहां नहीं होती, लेकिन इसका हम्म। यह मतलब नहीं है कि सृष्टि से वो अनुपस्थित हो गई है वो। बस जरूरत यह है कि वो सर्वत्र पाई जाए, सर्वत्र उसे हम खोज पाएं। कभी जाहिर है कि कोई भी कवि उम्मीदों की ही खेती करता है। उम्मीद ही वह जोतता है, उम्मीद ही वह बोता है, और उम्मीद की ही फसल वह अपने पाठकों के सामने रखता है कि उम्मीद की फसल वो काटे और अपने साथ ले जाए। तो ये पूरी एक तरह से उनकी कविता का जो पूरा जनतंत्र बना है संजय मिश्र की कविता का, उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। कवि का एक दृढ़ विश्वास संजय मिश्र की कविताओं में दिखाई देगा। नाटक में कुछ भी हो सकता है, मगर जिंदगी में वही होगा जो किरदार चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये देखें कि किस तरह से चीजें हैं। बहुत सारी चीजें एक तरह से यह ये जो कविता है वह नियति का भी प्रत्याख्यान करती है कविता। ये बताती है कि बहुत सारी चीजें जो हम टाल देते हैं, दूसरों की ओर बांट देते हैं, कहते हैं कि ऐसे हो गई वैसे हो गई, ये सारी चीजें किनारे कर देते हैं। संजय मिश्र उससे सहमत नहीं होते। कहते हैं कि हम्म। नाटक तो है, वहां चीजें गढ़ी जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, लेकिन जिंदगी में हम जो चाहेंगे आ, वो होगा जो वो होगा। इस कहने का ये मतलब होता है कि बहुत दूर तक आ, उस तरह हो सकता है जैसा हम चाहें। ये जब चाहने की बात है तो इसको बहुत मनुष्य धर्मिता से जोड़कर देखने की जरूरत है। इसे भौतिक सफलता से देखकर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर भौतिक सफलता से जोड़ेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। यहाँ मूल्यवान संवेदनाओं वाले प्रसंग को ही विस्तृत करने की जरूरत है कि हम अपनी संवेदनाओं को तो बचा सकते हैं, हम अपनी संवेदनाओं को कैसे कल्टीवेट करें, हम अपनी संवेदनाओं को कैसे ले जाएं, ये हम ही को तय करना है। ये हम्म। कोई और नहीं ये कोई और नहीं तय करेगा। जैसे किसान अपनी खेती करता है, कल्टीवेशन जो पूरा होता है वही तय करता है कि उसकी जुताई कैसे होगी, उसकी बुआई कैसे होगी, ये सारी चीजें वो तय करता है। तो अपनी संवेदनाओं का कल्टीवेशन तो हमें ही करना होगा, कोई और नहीं कर सकता है। तो संजय मिश्र इस ओर संकेत करने की कोशिश करते हैं अपनी कविता में। घर उनकी कविताओं में बार बार आता, और मुझे लगता है कि किसी भी सचेत कवि में, मनुष्य धर्मी कवि में
घर आता ही आता है, घर के बिना बात बनती नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो लोग सिर्फ क्रांति की कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताएं हो सकता है किसी खास समय में प्रासंगिक हों, अच्छी लगती हों, लेकिन जीवन से गहरे जुड़ाव की कविताएं तो तभी बनती हैं जब हम घर, परिवार, समाज, आसपास सबको लेकर के चलते हैं, लेकर हम्म। चलते हैं। अगर इसको लेकर नहीं चलेंगे तो बात बनेगी नहीं, आएगी नहीं। तो यह देखने की जरूरत हमेशा बनी रहती है। और ये संजय मिश्र की कविताओं में आपको मिलेगा। वो घर को कई ढंग से देखते हैं। वहाँ आत्मालोचना भी है, वहाँ घर की प्रशस्ति भी है, घर की सीमाएं भी हैं, घर की दुविधाएं भी हैं, सब कुछ है वहाँ। यानी कि घर का कोई एक बना बनाया रूप नहीं है। घर के जितने रूप हो सकते हैं, जितनी मतलब घर के साथ जुड़ी विडंबनाएं भी वहां पर हैं, और घर के साथ जुड़ी प्रसन्नताएं भी वहां पर हैं। ये सब हम्म। संजय मिश्र की कविताओं में वहां आता है। और मुझे लगता है कि एक कवि जिसके वहां ये सारी चीजें आए, उसे हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। कहते हैं कि पतझड़ में मैदान में गिरी पत्तियां और अंबियां, हम दोनों बटोर लें, घर में मैं भी शामिल हो गया हूँ। घर को लेकर के एक ये कविता है। तुम्हें कितना प्यार है इस घर से, दीवार में दरार है, भरवानी है, मकड़ी के जाले उतरवाने हैं, दौड़ती हो तुम इस कमरे से उस कमरे तक, सुनो फर्नीचर की पॉलिश करवानी है, बिटिया की फीस भरनी है, बंद पड़ी नाली को खोलना है, हमारा घर किसी से हार न जाए, दौड़ती हो तुम लान में पानी लेकर, कोई पौधा न सूख जाए, मैं बैठा हूँ घर के भीतर टीवी के सामने, तुम आती हो और संवार देती हो मुस्कुराकर मेरे माथे की एक लट, अब मैं तुम्हारे इस घर में मैं भी किया गया हूँ शामिल, चलो पतझड़ में मैदान में गिरी पत्तियां और अंबियां, हम दोनों बटोर लें, घर में मैं भी शामिल हो गया हूँ। कितनी आत्मीय कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद हर वह पाठक जिसके पास एक घर है, एक परिवार है, वो इस कविता से जुड़ जाता है। उसे लगता हम्म। है कि जैसे कवि ने ये कविता उसी के लिए लिखी है, उसी के बारे में लिखी है। इसी तरह से कविता में स्व अन्य के बन जाता है, स्व का अन्य के साथ जुड़ाव हो जाता है, स्व से अन्य तक का विस्तार हो जाता है। और जो कविता ऐसा करने में सफल हो जाती है, वही देर तक टिकने वाली कविता होती है। वही अपने समय में भी बचती है और आने वाले समयों के लिए भी बचती है। भाषा को लेकर के कुछ कविताएं लिखी हैं संजय मिश्र ने, और अन्य कुछ कविताओं में जहां सीधे सीधे पूरी कविता भाषा पर नहीं है, वहां भी भाषा के प्रसंग हैं। अभी हम देख रहे हैं भाषा को लेकर के कितनी तरह के विवाद चल रहे हैं, तरह तरह के मत मतांतर हैं भाषा को लेकर के। अगर इस पूरे प्रसंग में इसको देखें कि भारत जो कई भाषाओं का देश है, भाषा के मामले में बहुत समृद्ध देश है, वहाँ भाषाओं के बीच बहनापा होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े और छोटे का फर्क नहीं होना चाहिए। एक जो आत्मीय रिश्ता भाषाओं के बीच होना चाहिए, उसे हमें देखने की जरूरत होनी चाहिए। इसमें एक कविता है कि एक तो है अपनी ही भाषा, एक है प्रेम गढ़ता है अपनी भाषा। कभी किसी नए शहर में अनजान भाषा भाषी शहर में पूछ कर देखो किसी से रास्ता, भाषा बीच में बर्लिन की दीवार की तरह अड़ती है। क्या बात है। कोई दुभाषिया शायद बचा ले कोई लंबा संवाद, नहीं संभव नहीं होगा, भाषाओं की मजबूरी है उन्हें दोनों छोर पर एक ही तरह बोलना होता है। ये पूरी कविता इस तरह जाती है। और जब मैं इस कविता को पढ़ रहा था और कुछ अन्य कविताओं को, तो मुझे बराबर ये लग रहा था कि भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, लेकिन भाषाओं को लेकर कितने विवाद हैं, नहीं होने चाहिए। भाषाएं ही हमारा एक अलग सांस्कृतिक विश्व बनाती हैं। अगर उनके बीच विवाद होगा तो सांस्कृतिक विश्व की संरचना कैसे होगी? बिल्कुल। और एक एक कवि अगर इसकी चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? संजय मिश्र अपनी कविताओं में इसकी चिंता करते हैं। वे स्वयं भारतीय इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहते हुए और
तमाम बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए हिंदीतर राज्यों में काम करते रहे। कई चीजें थी, तो जाहिर है कि भाषा का को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, भारत की अलग अलग भाषाओं को भी देखा है। चाहे वो मराठी का प्रसंग हो, चाहे हिंदी का प्रसंग हो, चाहे गुजराती का प्रसंग हो, चाहे पंजाबी का प्रसंग हो, चाहे अंग्रेजी का प्रसंग हो, ये सारी चीजें चीजें उनके आसपास से गुजरी हैं, उनके बीच रहे हैं। तो हम लोग सबको भाषा की संवेदनशीलता को समझते हुए भारतीय भाषाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, भारतीय भाषाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, देखना चाहिए। संजय मिश्र की कविताओं की एक विशेषता यह भी है कि वे जो हिंदी कविता में जो प्रचलित मुहावरे हैं इस समय समकालीन हिंदी कविता में, और जो रिटॉरिक हैं हिंदी कविता में, उनसे भिन्न किस्म की कविताएं हैं संजय मिश्र की। वो प्रचलित मुहावरों को छोड़ देते हैं, उनके पीछे नहीं जाते। जो बहुत जो रिटॉरिक हैं, अब वो उनसे बचते हैं अपनी कविता में, और एक कह सकते हैं कि बहुत चलती फिरती भाषा में, जो जीवन में एकदम रची बसी भाषा है, जीवन के साथ बह रही भाषा है, उसमें कविता रचते हैं। अपनी अपनी कविता के लिए बिंब ले आते हैं, प्रतीक ले आते हैं, और उसका पूरा संसार रचते हैं। और इसीलिए हम्म। उनकी कविताएं आत्मीय भी हैं, इसीलिए वहाँ गहरी आत्मीयता है कविताओं में। ये जिन कविताओं से अभी हम गुजरे हैं, जिनकी चर्चा की है, हम इनको पढ़ मतलब लगता है कि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं। अलग पढ़ने का सुख है इन कविताओं में, चमत्कार की कोई भंगिमा नहीं है इन कविताओं में। जो एक अगर मैं कहूं कि मेरे लिए एक बड़ी बात है, मुझे वे कविताएं बिल्कुल ही साधारण लगती हैं जिनमें चमत्कार की कोशिश होती है, जिनमें कवि सोचता है कि पाठक का दिमाग झंझना दे। वो नहीं, पाठक का विवेक झंझनाना चाहिए, पाठक का मन झंझनाना चाहिए, और मन और विवेक का एक रसायन बनना चाहिए कविता पढ़ने के बाद, ताकि कोई सार्थक परिवर्तन उस मनुष्य के भीतर भी हो जो पाठक है, उसके जीवन में हो सके। ये बहुत जरूरी चीज है। एक बहुत अच्छी कविता है इस संग्रह में, नाचो तब तक नाचो, एक विस्तृत फलक वाली ये कविता है, और ये पढ़ने लायक कविता है। एक कविता है हिंसा के बीज, छोटी सी कविता है हिंसा के बीज। देखें, आप कहीं शोर नहीं करते हैं संजय मिश्र की वही राजनीतिक कविता वाला, लेकिन एक राजनीतिक चेतना कैसे उनके भीतर काम करती है, इस छोटी सी कविता में भी आपको दिखेगा। मैंने हिंसा के बीज बोए, फसल लहलहा कर आई, बड़ी बड़ी बंदूकें बंदूकें की, मुझे पता नहीं था कि मेरे पड़ोसी के खेत से तोपें निकलेंगी। यह जो हिंसा का पूरा व्याकरण है, हिंसा का जो पूरा समाज है, ये कविता उसका प्रत्याख्यान करती है, और भी कई कविताओं में ये प्रत्याख्यान आपको दिखेंगे। एक बड़ी रोचक सी कविता इस संग्रह में है, और हमें लगता है कि अब जबकि वृद्ध विमर्श जैसी चीजें भी हिंदी में आ गई हैं, और विश्वविद्यालयों में वृद्ध विमर्श पर काम हो रहा है, वृद्ध जीवन को केंद्र में रखकर काम हो रहा है, तब यह कविता विशेष महत्व की हो जाती है। असमंजस में बूढ़ा आदमी, 70 वर्ष की उम्र हो गई है, और उसकी अपनी तमाम जो इच्छाएं हैं, कैसे लोग उन इच्छाओं की ओर ताकना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, और उस मनुष्य की जो अपनी निजी विडंबनाएं बनती चली जाती हैं, ये कविता उसको सामने रखती है। ये वृद्ध जीवन को समझने में काम आने वाली कविता है, असमंजस में बूढ़ा आदमी। तो ये कविता भी महत्वपूर्ण है मेरे करीब। कुछ छोटी कविताएं बहुत अच्छी हैं। एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, आसमान से टपकती है खुशी। हम लोग अक्सर आसमान से पता नहीं क्या क्या टपकने की उम्मीद किए रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं कि आसमान से तो खुशी ही टपकनी चाहिए। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे आसमान से भी नहीं टपकते, आसमान से टपकती हैं बूंदें, आसमान से टपकती है धूप, हवा भी घूमते टहलते आसमान से उतरती है जमीन पर, आसमान से उतरती है ओस, आसमान से टपकती है खुशी,
झोले में भरते जाओ भाई, मुट्ठी मुट्ठी उलीचते जाओ। और सिर्फ भरो नहीं, उलीचते भी जाओ। खुशी का हम्म। व्याकरण यही होता है कि खुशी इकट्ठा करने के लिए नहीं होती है, खुशी बांटने के लिए भी होती है। जो बांट सकता है, खुशी उसी के साथ रहती है, प्रसन्नता उसी के साथ रहती है। जो बांट नहीं सकता, उसकी खुशी कब उदासी में बदल जाएगी, कहना मतलब कह सकते हैं कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो खुशी का पूरा चरित्र बांटने का होता है। और ये छोटी सी कविता जो आसमान से पैसे टपकते हैं जैसे मुहावरों के सहारे शुरू होकर के खुशी तक पहुंच जाती है, हमारे जीवन का जो जीव द्रव्य होना चाहिए खुशी, वहां तक पहुंच जाती है। ये एक अच्छी चीज मुझे लगती है संजय मिश्र की कविताओं में। और प्रेम प्यार को लेकर भी कुछ कविताएं हैं। जाहिर है कि उसमें दाम्पत्य केंद्र में है। जो संजय मिश्र की प्रेम कविताएं हैं, वो दाम्पत्य उनके केंद्र में है। एक कविता है, छोटी सी कविता है इसमें, कह देने से प्यार। तुम मुझे प्यार करती हो कहती नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं पर कहूंगा नहीं। कह देने से प्यार सिर्फ हमारे बीच नहीं रहता। छोटी सी कविता है, पढ़ते हुए आपको बहुत प्रेम पर केंद्रित छोटी छोटी बहुत सारी कविताएं याद आएंगी। एक और बहुत अच्छी कविता है, प्रेम को ही केंद्र में रख करके, प्रेम और कविता के विलय से। मुझे ये कविता भी बहुत अच्छी लगी। कविता से प्यार या कविता नाम की लड़की से प्रेम में सराबोर आदमी खोया खोया रहता है। उसके स्वप्न में जिसे करता है वो आत्मा की गहराई से प्यार, कई बार तो दोनों की छवियां आपस में गड्डमड्ड होती हैं और उभरता है दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा प्रेम और कविता के विलय से। इस तरह से ये बढ़ते हैं, कई चीजें हैं। और भी कई कविताओं में दाम्पत्य प्रेम की छवियां हैं। बहुत अच्छे ढंग से कहा है। प्रसंग आएगा तो अभी मैं उस पर बात करूंगा। अच्छी चीजों का भ्रम इनकी एक कविता है। और हम्म। मुझे भी वो कविता भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि उसकी चर्चा करनी चाहिए। और जो हमारा जो ये महादेश है, यह कविता उसके बहुसंख्यक की बात करती है। बहुसंख्यक के जीवन का सत्य है जिसे कविता देख लेती है। 20 साल पुराना, मृत पत्नी की पुरानी साड़ी से उन्हीं द्वारा बनाया गया चीकट थैला लेकर कहाँ चले कन्हैया लाल जी। और ये कन्हैया लाल जी एक प्रतीक की तरह हैं। ये आपके भी पड़ोसी हो सकते हैं, मेरे भी पड़ोसी हो सकते हैं, भारत में कहीं किसी कोने में हो सकते हैं कन्हैया लाल जी। और उनके हम्म। पूरे उनके उनके जीवन की जो यातना है, वह यातना किसी की भी हो सकती है। उनके जीवन की जो थोड़ी सी प्रसन्नता है, वह किसी की भी हो सकती है। और यहीं पर मैं कह रहा हूं कि ये कविता ये पूरा जो हमारा 80% जो आबादी है भारत की, यह उनके सत्य की बात करती है बिना कुछ कहे। कन्हैया लाल जी क्या क्या करते हैं। आप कहते हैं कि आप एक पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाइए, सीतापुर गोरखपुर फैजाबाद कहीं उतर जाइए, हरदोई, आपको मिल जाएगा कोई कस्बा, कोई ऐसी चीज, और जहां पर ये कई चीजें जो हो सकता है अभी मुफ्त में मिल जाएं आपको, जिन्हें आप बाजार में खरीदने जा रहे हैं और खरीद नहीं पा रहे हैं। और वो पूरा एक आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण की एक बहुत जो मतलब एक जो सामान्य व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो कैसा जीवन जी रहा है, कैसी चीजों में है। ये कविता बहुत सलीके से उस सत्य की बात करती है। पढ़ने लायक कविता है। याद रखने लायक ये कविता है। बेटियों की उपस्थिति है इस संग्रह में। कई कविताओं में बेटियां हैं, कुछ सीधे सीधे बेटियों पर केंद्रित कविताएं हैं। संजय मिश्र स्वयं दो बेटियों के पिता हैं। बेटियों के मतलब गर्भ में आने से लेकर बेटियों के बड़े होने तक के प्रसंग इन कविताओं में हैं। और इस तरह है कि हमें अपनी बेटियों का जीवन भी उससे जुड़ा हुआ महसूस होता है। हम लगता है कि जैसे हमारी ही बात कर रहे हैं संजय मिश्र। अ, एक कविता में वो कहते हैं, कितनी बड़ी बात है, एक स्लोगन की तरह ये इस पंक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब भी सोकर उठेगी बिटिया सवेरा हो जाएगा।
बेटियों वाह! के जगने के साथ सवेरे का जुड़ाव, जब भी ये नहीं कहते हैं कि सुबह उठेगी, तो कहते हैं जब भी उठेगी तभी से सवेरा होगा। यह आधी यह आधी आबादी के प्रति एक नया दृष्टिकोण है। नए ढंग से स्त्री जीवन को देखने की कोशिश है, जो बेटियों के माध्यम से की है संजय मिश्र ने। अ, और भी कई जगहों पर मैं देख पाया इसमें, जहां पर बेटियों का प्रसंग आया, जिसमें मैं जो कह रहा था कि बेटियों की वापसी, जहां पर जिक्र है, यहाँ पर उनके गर्भ में आने का भी प्रसंग है, उनके बड़े होने का प्रसंग है, और एक विश्वास है कि बेटियां कहीं जाकर भी कहाँ जाएंगी, वो हमारे भीतर रहेंगी, हमारी आत्मा में रहेंगी, हमारी पुतलियों में रहेंगी, हमारे जीवन में बनी ही रहेंगी, चाहे वो संसार में किसी कोने में अपना काम करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही हो। यह जो पिता का विश्वास है, यह अ, यह नई संवेदना है। यह वह विश्वास है जिससे आज हम कह सकते हैं कि आधी आबादी के साथ बलपूर्वक खड़े हो सकते हैं, और बेटियों के माध्यम से, बेटियों पर बात करके हम लोगों को अधिक सचेत बना सकते हैं आधी आबादी के प्रति। हाँ, बेटियों का प्रसंग बहुत संवेदनशील होता है। सब लोग गहराई से अपनी बेटियों के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को नए ढंग से सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। अ, एक नई सृष्टि की तलाश संजय मिश्र की कविताओं में आपको दिखाई देगी। एक ऐसी सृष्टि अ, जो हर कवि का सपना होता है, जहां पर सुख हो, शांति हो, प्रसन्नता हो, हंसी खुशी हो। लेकिन ये तलाश पूरी होती नहीं है कभी, हुँ, और इसीलिए कविताएं लिखी जाती रहती हैं। कविताएं, कवि हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं। संजय मिश्र भी उस कोशिश में हैं, देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। संजय मिश्र की कविताएं पीछे मुड़कर देखने की बात भी करती हैं। वो आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करने वाली कविताएं हैं। वो सिर्फ दौड़ में आगे जाने की बात नहीं करती हैं। बेटी के प्रसंग में एक कविता में वो कहते हैं कि क्या बेटी उदासी बेटी की जोड़कर, क्या तुम दौड़ में शामिल हो गई हो। एक और कविता में जब वो कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखने का प्रसंग आता है, तो यह आत्म मूल्यांकन का मामला है, देखने का मामला है कि आखिर हमें चाहिए क्या, हम हम किस चीज की तलाश में है, हमारा अनुसंधान क्या है, खोज किस चीज की है हमारी। ये महत्वपूर्ण चीज है। माँ पर हम लोग जानते हैं बहुत सारी कविताएं लिखी जाती रहीं। एक कविता में वो कहते हैं कि पिता पर भी कविताएं लिखने की कोशिश है। पिता को ले आते हैं, अपनी कविता के केंद्र में बात करते हैं। और अब तो बहुत सारे लोगों ने पिताओं पर कविताएं लिख ली हैं, लेकर अ, आ रहे हैं अपने संग्रहों में। तो ये रहे संजय मिश्र की कविताओं में एक चिंता और भी है कि बोलने का रास्ता खुला रहे, और सारी चीजें चलती रहें, बहुत सारी घटनाएं घटती रहें, लेकिन बोलने का विकल्प नहीं बंद होना चाहिए, बोलने का रास्ता नहीं बंद होना चाहिए। कवि की एक बड़ी चिंता है। इस चिंता को समझने की जरूरत है कि बोलने का हक भी नहीं छीना जाना चाहिए, और बोलने का रास्ता भी कभी बंद नहीं होना चाहिए। यह न कह के भी एक तरह का राजनीतिक वक्तव्य है, सांस्कृतिक वक्तव्य है। पालतू कुत्तों पर एक बहुत मार्मिक कविता है, जुड़वा, जो दो कुत्ते थे पालतू। बहुत अच्छी लगी मुझे वो कविता भी, बहुत मार्मिक लगी वो कविता। अ, एक अपनी कविता में वो इस पर विचार करते हैं कि कविता क्या कर सकती है, और उस पर विचार करते हुए अंत अंत में वो कहते भी हैं कि कविता अगर तलवार है तो रहे, मगर जरूरी होगा यह से सोचना कि वह काटती क्या है। और अंत तक आते आते कहते हैं, कविता जीवन हो तो जीवन के साथ, जीवन के भीतर रहे, किसी ऊंचाई पर बैठकर जीवन को छोटा न देखे। यानी हुँ, कविता जीवन को बृहत्तर बनाने वाली होनी चाहिए, उसके बड़प्पन को रेखांकित करने वाली होनी चाहिए। दुनिया कितनी बदल गई है, संजय मिश्र की कई कविताओं में आपको इसका रेखांकन मिलेगा।
चारों तरफ कवि ही कवि हैं, लेकिन अच्छी कविताओं का अकाल है। इसकी चिंता भी संजय मिश्र की कविताओं में आपको दिखेगा। और सबसे अधिक कि प्रेम और तरलता बची रहे। कुछ और चीजें खो जाएं तो खो जाएं, लेकिन न खोए तो प्रेम और तरलता। और पीछे छूट गए लोगों की पीड़ा है इन कविताओं में। जो लोग आगे निकल गए वो तो निकल गए, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए उनके बारे में यह कवि सोचता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत कह सकते हैं आप रेखांकित करने लायक बात है। आ, अंत हम करें इनकी इस संग्रह पर बातचीत का, तो संजय मिश्र की एक कविता से ही करते हैं। फिर से भरूंगा मैं सारी हम्म। घृणा मैंने सारी घृणा मैंने उछाल दी आसमानों में। सारा प्यार मैंने फेंक दिया जंगलों में, पहाड़ों में, समंदर में, धरती पर जहां भी थोड़ी सी हरियाली हो। रीत गया हूं मैं अब। भरूंगा फिर से अपनी आत्मा लबालब परिचय, प्यार, स्नेह और थोड़े से नमक की तरह संशय से। ये एक तरह का संजय मिश्र का कह सकते हैं कि कहना है। संजय मिश्र की ये इच्छा है, आकांक्षा है। और एक कवि की आकांक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। इस संग्रह के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। पाठकों को निश्चित तौर पर यह एक अच्छा संग्रह लगेगा, महत्वपूर्ण संग्रह लगेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से संजय जी के इस संग्रह पर अपने विचार रखे। पंजाब कला साहित्य अकादमी से पुरस्कृत तथा पंकज सिंह स्मृति पुरस्कार से सम्मानित ऐसे संजय मिश्र जी के कविता संग्रह पर आज प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने आप सभी को कविता, कविता की विषय वस्तु, कविताओं की विशेषता और उसके जो पोषक तत्व हैं, उन तमाम विषयों पर आपको बारीकी से जानकारी दी, जिसमें बदलते गांव को किस तरह देखने की बात संजय मिश्र कर रहे हैं, मूल्यवान संवेदनाओं को खोजने की बात संजय मिश्र अपनी कविताओं में कैसे कर रहे हैं, नाटक और जीवन की वास्तविकता के बीच आपको अंतर करना सिखाना कैसे संजय मिश्र अपनी कविताओं में कर रहे हैं, घर का बार बार आना। सर ने कहा तमाम कवियों की कविताओं में घर शब्द आता है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता को कई ढंगों में परोसना वह संजय मिश्र की कविताओं में मिलेगा। स्व से अन्य के विस्तार की बात प्रोफेसर जितेंद्र जी ने की, भाषाओं पर आधारित कविता की बात की, और जो वर्तमान में दृश्य चल रहे हैं सर ने उसको भी हल्का सा इसके साथ जोड़ा। कविताएं आत्मीयता और आत्मीयताओं से गहराई से कैसे जुड़ती हैं, प्रोफेसर जितेंद्र जी ने उस पर बात की। और सबसे खास बात, बेटियों पर आधारित कविता, और वह महत्वपूर्ण है कि गर्भधारण से लेकर उनके बड़े होने तक को संजय मिश्र अपनी कविताओं में बताते हैं, शामिल करते हैं। और सर ने जो अंत में 3 विषय रखे कि पीछे मुड़कर देखना, आत्म मूल्यांकन करना और बोलने के रास्ते को खुला रखना, ये जो विषय आदरणीय सर ने अभी आपके बीच रखे, मुझे लगता है कि ये काफी है ये समझने के लिए कि संजय मिश्र की कविताओं की गहराई क्या है। सर आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे उन दर्शकों का जिनकी बेशकीमती टिप्पणियां परमजीत कुमार जी, गौरव सिंह जी, राकेश कुमार जी, हर्षमणि सिंह जी, महेश पुनेठा जी और सर्वमंगला दुबे जी, आप तमाम का बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी टिप्पणियों से इस कार्यक्रम के प्रति आपकी सहभागिता दर्ज कराई। हम संजय जी को एक बार पुनः इस पटल के माध्यम से बधाई देते हुए आज की टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ को यहीं पर रोकते हैं। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे नई किताब के साथ। तब तक के लिए आपसे ले रहे हैं विदा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।